नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी 2 को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न होंगे यूथ कंपटीशन के बुक से। ये आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों ये हर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए दोस्तों, अगर जिनको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, उनको बताया जाएगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि दिया गया है। एक मान संधारित परिवर्तित एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर यानी सिंगल वैल्यू कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? दोस्तों, इसमें गलत ढूंढना है। पहले देखते हैं, यह कम शोर के साथ चलती है। दोस्तों, ये तो सही है। और इसे ओवरलोड की स्थिति में संचालित किया जा सकता है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, जो कि इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, ये गलत है दोस्तों, ये इसका कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो देखते हैं, यह उच्च दक्षता प्रदान करती है, ये सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों, मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है, ड्रिलिंग मशीन में करते हैं और सिलाई मशीन में भी करते हैं यूनिवर्सल मोटर का उपयोग। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रवर्तन कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग डैश डैश होती है, जबकि मुख्य कुंडली यानी मेन वाइंडिंग डैश डैश होती है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये अत्यधिक प्रतिरोध और अत्यधिक प्रतिघाती होती है। दोस्तों, ये इसका सही उत्तर होगा। एक स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर जो है अत्यधिक प्रतिरोध यानी ज़्यादा रजिस्टेंस होता है इसमें, और जबकि मेन वाइंडिंग में अत्यधिक प्रतिघात होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज आपूर्ति में संयोजित सिंगल फेज कुंडली डैश डैश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। राइट आंसर दोस्तों, पल्सेटिंग, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। एक सिंगल स्टैक 8 फेज स्टेटर बहुध्रुवी परिवर्ती प्रतिष्ठब स्टेपर मोटर में 6 रोटर दंत होते हैं। एक बार में एक फेज उत्तेजित होता है। स्टेप लाइन और स्टेप प्रति चक्कर क्रमशः ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसका मैं फार्मूला आपको बता दूं, जो कि NS थीटा बराबर होता है NS माइनस NR अपान NS गुणे NR, ये इसका फार्मूला होता। फिर थीटा निकल कर आएगा, फिर इसको भाग दे देंगे 360 में, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही उत्तर होगा। 15 से 24 निकल कर आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर हल किया गया है। आप देख सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है ताकि आपको इसे डिटेल से समझा देते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से किस मोटर में अत्यधिक अभिलक्षण स्थिर नहीं होते हैं? राइट आंसर दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर में। यूनिवर्सल मोटर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। नीचे दिया गया फेजर डायग्राम किस प्रकार की मोटर के लिए वैध है? फेजर डायग्राम में यानी वोल्टेज आरोपित वोल्टेज को 1 एम्पियर धारा और
प्रवर्तन और मुख्य वाइंडिंग में प्रवाहित धाराओं को संदर्भित करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसमें आप संबंध देख सकते हैं, चलिए डिस्क्रिप्शन से आप देख लीजिए। ये दोस्तों यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया गया है, आप इसमें समझ सकते हैं। जैसे कि दिया गया है, इस मोटर का प्रारंभिक टार्क रनिंग टार्क की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है और यह मोटर उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण के कारण प्रयुक्त की जाती है। ये इसका सही व्याख्या होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन शक्ति गुणक उच्च होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का उच्च होता है पावर फैक्टर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। चलिए दोस्तों यह है आपका अगला प्रश्न, शैथिल मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर दोस्तों यह स्व परिवर्तित यानी सेल्फ स्टार्ट होती है, ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों इसका व्याख्या पढ़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें जानकारी दी हुई है जो कि देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, शैथिल मोटर स्व परिवर्तित मोटर होती है जो एक सिंक्रोनस मोटर होती है। यह मोटर एक नियत टार्क उत्पन्न करती है। दोस्तों ये नियत टार्क उत्पन्न करती है जिसका मान मोटर की विभिन्न गतियों पर भी अपवर्तित रहती है। इस मोटर का उपयोग वैद्युत घड़ी, साउंड उपकरणों आदि में किया जाता है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, एक वेरिएबल रिलेक्टेंस मोटर में प्रत्येक 4 पोल और 10 दांत, यदि रोटर में 80 दांत हैं तो स्टेप कोण क्या होगा? दोस्तों इसका आपका उत्तर जो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए 4.5 अंश आएगा, जो कि दोस्तों इसमें फार्मूला थीटा बराबर होता है। मैं आपको बता दूं, NS माइनस NR अपान NS गुणे NR और गुणे में जो हो जाएगा, गुणे में दोस्तों इधर होगा 360 गुणे में कर देंगे तो आपका इसमें कोण निकल कर आ जाएगा। जैसे कि रखते हैं, चलिए आप हल कर लेना। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से लिखते नहीं बनता, नहीं मैं आपको यहाँ से हल करके पूरा बता दूँ। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि आप हल करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर कैसे हल किया गया है। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रतिरोध स्लिप फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर में सहायक वाइंडिंग यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग में निम्न में से क्या होता है? राइट आंसर दोस्तों उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरित की प्रतिघात होता है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जो कि यहाँ पर दिया गया है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, यह क्या पूछा गया, सिंगल फेज प्रेरण मोटर में एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो इसका कथन आपको देखना है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता है। दोस्तों जो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, जबकि उसमें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसमें कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि कैपेसिटर जो होता है वो फेज को 2 विभक्त कर देता है, जिससे आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट बन जाती है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक यूनिवर्सल मोटर में बल आघूर्ण निम्न में से किसके समानुपाती होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों आपको अगर PDF चाहिए तो थोड़ी देर बने रहें, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको PDF कहाँ मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है, सिंगल फेज
सैथिल्य मोटर यानी हिस्टैरिसीस मोटर किस प्रकार की मोटर होती है? राइट आंसर दोस्तों सिंक्रोनस मोटर होती है यानी तुल्यकालिक मोटर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक सिंगल फेज प्रेरण इंडक्शन मोटर में फेज शिफ्टर जुड़ा रहता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आप इस जानकारी को पढ़ लेंगे तो मान लो आपका इसमें सिंगल फेज मोटर से काफ़ी अच्छे प्रश्न तैयार हो जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाले हैं। दोस्तों किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 अंश है तो इसका विभेदन यानी रिवोल्यूशन डैश स्टेप प्रति चक्कर होगा। दोस्तों इसका आंसर जो निकल कर आप हल करेंगे तो 8 आएगा, जो कि 360 में आप भाग कर देंगे तो आपका 8 निकल कर आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें भाग किया गया है, ये इसका फार्मूला होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक स्टेपर मोटर मूलतः एक डेड डैश होती है। राइट आंसर तुल्यकालिक मोटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। अगला प्रश्न है जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, छत के पंखे को फर्श से डेड डैश ऊपर लटकाया जाना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2.75 मीटर ऊपर लटकाया जाना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रोटर के डेड डैश पर पहुंचने पर अपकेंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को वियोजित कर देता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए निर्धारित गति के 75 से 80% गति प्राप्त कर लेने के बाद अपकेंद्रीय स्विच अपने आप हट जाता है यानी वियोजित कर देता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यूनिवर्सल मोटर को डेड डैश के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एसी सीरीज मोटर, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों इसका यूनिवर्सल मोटर का जो उपयोग हो फूड मिक्सर यानी पावर टूल्स आदि में करते हैं और सिलाई मशीन में करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कैपेसिटर परिवर्तित प्रेरण यानी इंडक्शन चालित मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में प्रतिरोध परिवर्तित मोटरों को रेजिस्टेंट स्टार्ट मोटर्स यानी रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर की तुलना में डेड डैश बलाघूल होता है। राइट आंसर दोस्तों उत्कृष्ट यानी उच्च होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यदि घड़ी और संकेतक उपकरणों को डेड डैश दोस्तों घड़ी और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिस्टैरिसीस मोटर यानी सैथिल्य मोटर का उपयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों सैथिल्य मोटर का मतलब एक दूसरा नाम अंग्रेजी में इसका नाम होता है हिस्टैरिसीस मोटर होता है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या जरूर देखें। जैसे कि मैं आपको बता दूं, घड़ी और संकेतक उपकरणों की इंडिक्टिंग डिवाइस को चलाने के लिए सैथिल्य यानी हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग करते हैं। सैथिल्य मोटर एक सिंगल फेज मोटर होती है, यह बिना किसी उत्तेजक के तुल्यकालिक गति पर प्रचालित होती है। इस मोटर में कोई यांत्रिक कंपन नहीं होता। दोस्तों इसमें कंपन नहीं होता क्योंकि रोटर में ना ही दांते होते हैं और ना ही वाइंडिंग होती है, बिना वाइंडिंग के ये मोटर होती है। और कंपन की अनुपस्थिति के चलते ये मोटर बिना किसी शोरगुल के चलती है। इसका अन्य उपयोग ध्वनि रिकॉर्डर यानी जो रिकॉर्डर होते हैं, टेलीप्रिंटर, काल मापन आदि में किया जाता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिस्टैरिसीस मोटर यानी सैथिल्य मोटर। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज एसी मोटर को स्वप्रवर्तित बनाने के लिए डेड डैश को मुख्य वाइंडिंग में जोड़ने की आवश्यकता होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी सहायक वाइंडिंग की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, इसमें फेज विभक्त करते हैं, दो फेजों के अंतर का मतलब दो फेज 90 अंश के कोण पर होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी आप खुद से ले सकते हैं क्योंकि हमारी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। हम सोच रहे हैं आप
ताकि मान लो आपका सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखते हैं 3 फेज 4 पोल और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस गति डैश डैश है। दोस्तों इसको आप हल करेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। जैसे कि निकालते हैं, फार्मूला होता है n बराबर 120 F/P फार्मूला होता है जो कि आप देख सकते हैं 120 उसी तरह रखेंगे। F यानी आवृत्ति होती है, आवृत्ति हर्ट्ज यानी 50 है। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ दोस्तों, इसमें लिखते नहीं बनता इसीलिए बताते नहीं बनता है। चलिए 50 रखेंगे, अपान में 4 पोल, 4 तिहाई 12, 30 आ जाएगा। यहाँ 5 तिहाई 15, 1500 RPM आपका निकल कर आंसर आ जाएगा, जो कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने बताया वही दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, एक छत के पंखे में कैपेसिटर जुड़ा होता है। राइट आंसर दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। एक कैपेसिटर रन सिंगल फेज प्रेरण मोटर मूल रूप से है। राइट आंसर दोस्तों 2 कला यानी 2 फेज प्रेरण मोटर, 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। इस मोटर का शक्ति गुणक उच्च होता है यानी पावर फैक्टर उच्च होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर्स व्यावसायिक रूप से निर्मित होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 HP तक की। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, घरेलू सीलिंग पंखा डैश डैश का उदाहरण है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी दी गई है। घरेलू सीलिंग पंखा यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उदाहरण है। ये एकल फेज यानी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए मुख्य कुंडलन के समांतर में एक सहायक यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, छत के पंखे के स्वीप का संबंध डैश डैश से है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उसके घूर्णन से बने वृत्त के व्यास। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। कोई सीलिंग फैन 10 पोल के लिए बना है और 60 हर्ट्ज यानी विद्युत आपूर्ति से जुड़ा है, तो गति नियंत्रक चयन पर आधी गति डैश डैश होगी। दोस्तों वही फार्मूला लगा देंगे, n बराबर 120 F/P लगा देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए लगा कर देखते हैं। 120 F कितना दिया गया है, 60 यानी 60 हर्ट्ज आवृत्ति जो दी गई है और 10 दिया गया है। यहाँ से यहाँ 0 काट देते हैं, बरछंग 72 यानी 720 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न है, 100 वाट की एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 230 वोल्ट AC से जोड़ी गई है। यदि इसकी सहायक वाइंडिंग स्टार्ट पर खुलती है तो रोटर का परिणामी आघूर्ण क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों 0 होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्थायी कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। राइट आंसर छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे यानी सीलिंग फैन और टेबल फैन के प्रयोग में करते हैं। अगला प्रश्न है, जो कि तुम्हारा अगला प्रश्न दिया गया है, यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण डैश डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टेप किए गए क्षेत्रीय परिवेष्टनों द्वारा क्षेत्रफल स्वतः परिवर्तन फ्लक्स के बढ़ाव घटाव से। दोस्तों इसे फील्ड टेपिंग विधि से भी और रजिस्टर लगाकर भी इसे नियंत्रण कर सकते हैं, यानी प्रतिरोध लगाकर भी इसे, और सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म द्वारा भी कर सकते हैं, जो कि फील्ड टैपिंग और प्रतिरोध विधि यानी रजिस्टेंस लगाकर भी करते हैं।
अगला प्रश्न है स्टेपर मोटर ज्यादातर के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल सिस्टम के अनुप्रयोग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है शेडेड ध्रुव यानी शेडेड पोल मोटर के छादित कुंडली का उद्देश्य है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्मेचर प्रतिक्रिया को, दोस्तों इसका सही उत्तर है घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना। ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। शेडेड पोल मोटर को छादित यानी कुंडली का उद्देश्य ऑप्शन नंबर ए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अधिक जानकारी आप लिख सकते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई है। यहाँ पर फार्मूला आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं स्थायी विभक्त एकल यानी सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर में नहीं होता। क्या नहीं होता? राइट आंसर जो कि आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, आप केंद्रीय स्विच नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है सिंगल फेज मोटर की विशेषता है कि यह, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वतः परिवर्तित नहीं होती है, यानी सेल्फ स्टार्ट ये नहीं होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा यह सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, इसकी दक्षता निम्न होती है, इनका शक्ति गुणक निम्न होता है। यह समान आउटपुट के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज मोटर का मूल्य अधिक होता है। समान साइज के लिए 3 फेज मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज मोटर की आउटपुट 50% होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है डैश के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा का उत्क्रम किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रवर्तक कुंडलन के संयोजन को उत्क्रम करके। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यदि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों मोटर चलेगी अधिक दक्षता यानी स्पार्किंग के साथ चलेगी। दोस्तों अगर एसी को डीसी से जोड़ दोगे तो आपका ब्लास्ट हो जाएगा, यानी मोटर जल जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों इसकी पीडीएफ यहीं पर मिल जाएगी, जो कि 2-3 दिन बाद मिलेगी। और जो पिछले डीसी जनरेटर हमने कंप्लीट कर दिया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर हमने कंप्लीट कर लिया है, उनकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। और मोटर की जो है उसको भी पीडीएफ अपलोड कर दिया है। चलिए इसी पर आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आप हमारा इसमें उत्तर सही था। क्या था? मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी, यानी दक्षता कम होगी और स्पार्किंग अधिक होगी। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति पर अपकेंद्री स्विच ऑक्सिलरी यानी सहायक वाइंडिंग को लाइन सप्लाई आपूर्ति से अलग कर देता है, पर स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहती है? राइट आंसर रनिंग वाइंडिंग को। दोस्तों सहायक वाइंडिंग जो 75% गति मतलब 75% गति तक पहुंचती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हट जाता है, और जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसी पर आपकी मोटर चलती रहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा बोलते बोलते कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, आप उसे मैनेज कर लेना। खिलौनों में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शेडेड पोल मोटर। दोस्तों शेडेड पोल मोटर की दक्षता 5 से 35% तक होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शेडेड पोल मोटर जो सिंगल फेज मोटर का प्रारूप है, ये सिंगल फेज मोटर होती है। दोस्तों शेडेड पोल मोटर के घूर्णन की दिशा अनस्टेड
दोस्तों अनशेडेड पोल से शेडेड पोल की ओर होती है। शेडेड पोल मोटर को कम प्रारंभिक बलाघूर्ण, बहुत कम भार की क्षमता, बहुत कम क्षमता की होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। स्लिप फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो समांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती है जो एक दूसरे से कितनी कोणीय दूरी पर स्थिर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्पेस में 90 अंश इलेक्ट्रिक डिग्री होती है, यानी 90 एक दूसरे को जो विभक्त करती है 90 अंश पर होती है। दोस्तों जो थ्री फेज होती है उसका 120 होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की चक्रण दिशा को डेड डैश द्वारा बदला जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के किसी एक में बदलाव करके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर केंद्रीय स्विच डेड डैश में जोड़ा जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अब केंद्रीय स्विच रनिंग वाइंडिंग। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में। ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। एसी और डीसी आपूर्ति दोनों पर कौन सा मोटर कार्य कर सकता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर दोस्तों एसी और डीसी दोनों पर कार्य कर सकता है। दोस्तों इसका फूड मिक्सर में और सिलाई मशीन में और कई प्रकार होते हैं इसके, कर सकते हैं, जिसकी बर्मा ड्रिलिंग मशीन में आदि में कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यूनिवर्सल जो मोटर होती है उसे हरदम लोड पर ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे बिना लोड के स्टार्ट करेंगे तो ये भयानक गति पकड़ लेगी। स्टेपर मोटर एक डेड डैश होता है। राइट आंसर सिंगल फेज एसी मोटर होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की शुरुआती और रनिंग वाइंडिंग के बीच का विद्युतीय कोण इलेक्ट्रिक एंगल डेड डैश होता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 90 अंश होता है। दोस्तों मैंने इसको कई बार आपको बताया, आपको रट जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। सिंगल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच डेड डैश से जुड़ा हुआ होता है। राइट आंसर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न सवाल है, आप इसे हल जरूर करें। दोस्तों एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने स्टेप होते हैं। दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 200। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हल करना, क्या आपका आंसर इतना ही आ रहा है। अगला प्रश्न है, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों इस फार्मूले से आप हल करना, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको यहाँ अधिक जानकारी दूँ, यो जो स्टेपर मोटर का रोटर मुख्यतः 3 प्रकार से प्रचलित होता है। जैसे वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप का होता है, परमानेंट मैग्नेट टाइप का होता है, हाइब्रिड टाइप संयुक्त संयोजन का होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। उद्योग में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर डेड डैश द्वारा संचालित होती है। राइट आंसर सिंगल फेज ड्यूअल स्टार्टर से। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों ड्यूअल स्टार्टर से जो 5 HP तक की मोटर स्टार्ट होती हैं। अगला प्रश्न है, डेड डैश मोटरों का उपयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल कॉमन सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको कई बार मैंने आपको बता दिया। सर्वाधिक मोटर को एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य कर सकती है। यह सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर का सुधरा हुआ रूप होता है। अगला प्रश्न, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युतीय रूप से 90 अंश। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। एक प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक डेड डैश होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सिंगल फेज एसी मोटर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न है। निम्न में से किस मोटर का उपयोग छत के पंखे में किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थायी कैपेसिटर यानी परमानेंट कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है? राइट आंसर दोस्तों, उच्च शुरुआती बलाघूर्ण और परिवर्तनीय गति होती है। जैसे जैसे दोस्तों इसमें लोड बढ़ता जाता है ये इसकी गति घट जाती है। अगर लोड नहीं रखोगे तो भयानक गति पकड़ लेगी और मोटर जल भी सकती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सर्वाधिक यानी यूनिवर्सल मोटर हेतु गति नियंत्रण विधि नहीं है? राइट आंसर दोस्तों, इसका वोल्टता नियंत्रण तंत्र ये नहीं है, जो कि आप केंद्रीय स्विच द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं और प्रतिरोध लगाकर नियंत्रित कर सकते हैं। आप केंद्रीय स्विच लगाकर नियंत्रित कर सकते हैं इसकी गति को। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। इसका उपयोग देख लें आप। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग सेविंग मशीन, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर, इलेक्ट्रिक सेवर इत्यादि में करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है विभक्त फेज यानी विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में डेड डैश होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च और निम्न। उच्च प्रेरकत और निम्न रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। निम्न में कौन सा सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग नहीं है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, वाटर पंप। ये इसका अनुप्रयोग नहीं है, जो कि स्वाहा वर्मा और मिक्सर और सिलाई मशीन इसका अनुप्रयोग होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न दिया गया है। जब मोटर प्रत्यावर्ती यानी एसी धारा एसी करंट आपूर्ति पर चलता है तो आर्मेचर में उपस्थित प्रतिघाती वोल्टता को कम करने के लिए यूनिवर्सल मोटर में डेड डैश कुंडली यानी वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, प्रतिपूरक का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। ये वही जानकारी बार बार आ रही है, आप इसे पढ़ जरूर लें क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट होता है। आप देख सकते हैं कितने एग्जामों में पूछा गया है। एक यूनिवर्सल मोटर की गति विशेषताएं डेड डैश मोटर की सतह पर परिवर्तनीय होती है। राइट आंसर डीसी सीरीज मोटर जैसे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जिसे एसी और डीसी दोनों पर चलाया जा सकता है। इसकी स्पीड और टार्क दोनों उच्च होते हैं। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर, इलेक्ट्रिक सेवर और सिलाई मशीन, सेविंग मशीन यानी ट्रिमर में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यूनिवर्सल मोटर शून्य भार पर डेड डैश पर चलती है। राइट आंसर उच्च गति पर चलेगी। अगला प्रश्न है जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। डेड डैश मोटर का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर अपेक्षाकृत अधिक होता है। राइट आंसर कैपेसिटर रन मोटर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है विभक्त कला फेज यानी विभक्त फेज मोटर में आरंभिक कुंडली में डेड डैश होता है। राइट आंसर उच्च आर और निम्न होता है एल, जो कि दोस्तों आर यहाँ पर उच्च प्रतिरोध और निम्न एल जो है निम्न प्रेरकत्व को प्रदर्शित करता है। और देख सकते हैं दोस्तों जबकि मुख्य कुंडली यानी मेन वाइंडिंग में एल उच्च और आर निम्न होता है यानी दोस्तों देख सकते हैं। और सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए स्टेटर पर मेन वाइंडिंग के साथ अतिरिक्त यानी सहायक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को 90 अंश पर लगे होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। इलेक्ट्रिकल मिक्सर में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर यूनिवर्सल मोटर, जो कि आप कई बार पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये इतनी बार पूछा गया है कुछ कहने को नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परिवर्ती मोटर है? दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन इंडक्शन मोटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। संकेतन और काल मापन यंत्र के लिए डेड डैश मोटर उपयोगी है। राइट आंसर रिलक्टेंस मोटर उपयोगी होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं रिलक्टेंस मोटर सिंगल फेज की एक तुल्यकालिक मोटर होती है जो कि वेरिएबल रिलक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर के पटलित क्षेत्र में स्टेटर और रोटर के निर्माण के लिए कौन सी कोर प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर पटलित लौह कोर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक सार्वभौमिक यानी सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर में क्षेत्र वेस्टर्न के किस प्रकार के तार से निर्मित होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोटे वल्क युक्त इनेमल्ड से। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर सिंगल फेज प्रेरण मोटर यानी एसी धारा तथा डीसी दोनों पर स्टार्ट हो सकती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, यदि आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट किया जाता है तो यूनिवर्सल मोटर में डेड डैश होगा। राइट आंसर दोस्तों भारी स्पार्किंग होगा दोस्तों, यानी धमाका होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आर्मेचर का गलत कम्यूटेटर से गलत संयोजन, क्षेत्र कुंडलन या लघु यानी शॉर्ट सर्किट हो जाना, बेयरिंग का घिस जाना, कम्यूटेटर में प्रयुक्त अभ्रक सीटों का उसकी सतह पर ऊपर उठा हुआ होना। अगला प्रश्न, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, स्लॉट में से और स्लॉट के बाहर से गुजरने वाले लंबी यानी विद्युत रोधित तार आर्मेचर वाइंडिंग में से उपयोग होने वाले डेड डैश शब्द की परिभाषा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंडक्टर यानी चालक। ये इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर प्रयोग की जा सकती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर। इसको कई बार बताया गया है, ये कई बार रिपीट हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर निम्नलिखित में से किस घरेलू उपकरण के लिए प्रयोग की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिक्सर ग्राइंडर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूनिवर्सल मोटर में अल्टरनेटिंग फ्लक्स यानी एसी फ्लक्स द्वारा उत्पन्न एडी करंट डेड डैश। राइट आंसर, मोटर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हैं, या उच्च पावर आउटपुट देता है या उच्च बलाघूर देता है, इसकी एडजस्टेबल गवर्नर के साथ परिवर्तित गति है। अगला प्रश्न है, जो कि टार्क में कमी को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस मोटर में प्रतिरोधकों को आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच रखा जाता है? राइट आंसर यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल मोटर से इतने सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि देख सकते हैं कई बार यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है? राइट आंसर यूनिवर्सल मोटर। बार बार यूनिवर्सल मोटर आंसर आ रहा है। डेड डैश को मिक्सर ग्राइंडर में सार्वभौमिक मोटर उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोनों, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका, जो कि यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा एसी और डीसी दोनों पर कार्य करता है? इसमें मोटे तांबे के तार की फील्ड वाइंडिंग और कम्यूटेटर और ब्रश जो आर्मेचर स्रोत से आपूर्ति से जुड़ता है। राइट आंसर यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों यहाँ मोटे और पतले तार देख सकते हैं, यहाँ पर वाइंडिंग के देख सकते हैं यहाँ पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति पर एक यानी सिंगल एसी मोटर के रूप में चलाने के लिए कम्यूटेशन को डेड डैश हटा दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध डालकर। अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं, एक हॉर्स पावर 240 वोल्ट के सिंगल फेज मोटर के लिए अनुशासित वायर साइज क्या है? यानी AWG का फुल फॉर्म दिया गया है, अमेरिकन वायर गेज के रूप में लिखा जाता है। दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 12 अमेरिकन वायर गेज आएगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हल कर लेने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 120 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर करंट खींचता है और मोटर पावर फैक्टर 65% है, तो मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होगी? दोस्तों इसे हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 390 वाट। दोस्तों यहाँ पर आप देखकर हल कर सकते हैं, पहले तो अपने आप हल करिए, अगर नहीं आता तब इसमें देखिए। अगला प्रश्न है, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है,
स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है जिन्हें रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहा जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है घरेलू मिक्सर में किस प्रकार का विद्युत मोटर प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है। राइट आंसर यूनिवर्सल मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है सिंगल फेज मोटर के स्टेटर में एक लेमिनेटेड आयरन कोर के ऊपर दो वाइंडिंग होते हैं। यह दो वाइंडिंग लंबवत के रूप में लगे हुए हैं। इनमें से एक मुख्य वाइंडिंग है और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑक्सिलरी यानी सहायक वाइंडिंग होती है जो कि ये स्टार्ट करके हट जाती है। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सिलरी यानी सहायक वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग यानी रनिंग वाइंडिंग को परिभाषा देख सकते हैं। दोस्तों जो सहायक वाइंडिंग होती है ये पतले तार की होती है, कम वर्त यानी इसमें लपेटे अधिक होते हैं, इसका प्रतिरोध अधिक होता है तथा प्रतिघात कम होता है। जो कि रनिंग वाइंडिंग होती है मोटे तार की होती है और ये कम लपेटों की होती है और अधिक वर्त देकर बनाया जाता है, इसका प्रतिरोध कम होता है तथा प्रतिघात अधिक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से इनमें से कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एक प्रकार नहीं है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चलिए देखते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है एक 230 वोल्ट और डीसी सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। दोस्तों ये अभी मतलब अभी एक बार आया था फिर रिपीट हो गया। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ चलेगी। दोस्तों अगर एसी को अगर आप डीसी में जोड़ दोगे तो मोटर जल जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। दोस्तों इसे आप देख सकते हैं स्टेटर में भंवर धारा हानि बढ़ जाती है, आर्मेचर कॉइल में प्रतिघात बढ़ने से कम्यूटेटर पर स्पार्किंग बढ़ जाता है, रिडक्टिव वोल्टता पात बढ़ जाता है और बैक ईएमएफ घट जाता है। ईएमएफ घटने से गति घटती है, मशीन की शक्ति गुणक अति निम्न हो जाती है और ईबी घटने के से टार्क घट जाता है, टार्क घटने से आउटपुट भी घट जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये इसका डायग्राम दिया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर निम्नलिखित में से कौन सा मोटर उपयुक्त होता है। यूनिवर्सल मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रयुक्त मोटर का आकार कौन सा है। राइट आंसर रिलक्टेंस मोटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मोटर सिंगल फेज एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर होती है वो, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि दोस्तों टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में परिचालन के उद्देश्य से निम्न में से कौन से प्रकार का कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेपर स्पेड आयल फील्ड, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को डेड डैश परिवर्तित किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पाइप के आकार को कम करके। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है एक यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात होगा। राइट आंसर दोस्तों 2:1। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है
वॉशिंग मशीन और मिक्सर में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 HP कितने वाट के समतुल्य होता है? 746 वाट। और मीट्रिक में जो होता है 735.5 वाट मीट्रिक प्रणाली में होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोर्टेबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। कैपेसिटर सिंगल फेज मोटर यानी कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर डेड डैश लगा दिया जाए तो भी मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी। राइट आंसर दोस्तों, प्रतिरोध लगा देंगे तो उसी दिशा में चलती रहेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। किसी टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, I/P वोल्टेज को नियंत्रित करके। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी छत के पंखे को सीलिंग फैन की गति को कम करने का क्या कारण हो सकता है? राइट आंसर दोस्तों, इसमें कैपेसिटर जो खराब हो जाता है इसके लिए इसकी गति धीमी हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संधारित्र में यानी कैपेसिटर की खराबी से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर का कार्य क्या होता है? राइट आंसर उच्च प्रवर्तन आवर्तक यानी स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर के प्रदर्शन को डेड डैश वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर इसकी भारी लोड को स्टार्ट करने की क्षमता द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दो संधारित्र यानी दो कैपेसिटर में एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में प्रयुक्त होने वाला लाइटिक टाइप होता है। रनिंग में प्रयुक्त होने वाला कैपेसिटर पेपर ऑयल टाइप का होता है, रनिंग में जो होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों साधारण मिक्सर कितनी विद्युत शक्ति लेता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 400 वाट। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अधिक जानकारी। अगला प्रश्न है। सिंगल फेज मोटर में उपयोग किया जाने वाला प्रवर्तक संधारित्र यानी कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर विद्युत अपघटनी कैपेसिटर, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। सिंगल फेज मोटर स्वतः स्टार्ट नहीं होती है। सिंगल फेज मोटर के रनिंग वाइंडिंग के साथ संयोजित रहने वाला कैपेसिटर या पेपर या ऑयल टाइप का होता है। दोस्तों यही थे हमारे प्रश्न, जो कि आज हमने 103 प्रश्न हल किए। दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है वो कल की वीडियो में आएगा। और दोस्तों यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, आप यहाँ से काफ़ी अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से यूपी TG2 में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों जैसे कि यूपी आर्विनल TG2 के लिए भी और DRDO के लिए भी यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।